तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हमने मिरर इमेज लिया, मिरर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया है, तो ये आपका these two are mirror images and they are non superimposable. So such type of non superimposable mirror images are called diastereomers, sorry enantiomers. Next term is diastereomers. So अगर आपके एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसका हमने मिरर इमेज लिया है, so that will be the relation between two mirror images of optically active compound is called enantiomer. और अगर मिरर इमेज नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग डायस्टेरोमर बोलेंगे, right? So what are optical diastereomers? The optical isomers which are neither mirror images nor superimposable to each other are called diastereomers. तो अगर मिरर इमेजेस है, अगर टू कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस है तो हम लोग उनको एनाइसोमर बोलेंगे, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरोमर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? Let us consider the stereoisomer of 3-chlorobutane 2-ol. जैसे यहाँ पे हमने देखा 3-chlorobutane 2-ol बना रखा है। So फर्स्ट एंड सेकंड, अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट एंड सेकंड, so are they mirror images? फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl एंड OH2H, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट? So फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? दे आर enantiomeric pairs, दे आर enantiomeric pairs, राइट? एंड अगर हम सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात करें, थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो enantiomeric pairs, राइट? हाँ, क्वेश्चन पे आता हूं मैं। सो 3-chlorobutane 2-ol, 3-chlorobutane 2-ol में टोटल आपके 4 कायरल सेंटर है, सॉरी 2 कायरल सेंटर है। तो 2 कायरल सेंटर है तो आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं? 3-chlorobutane 2-ol में आपके 2 कायरल सेंटर है, so how many configurations are possible? Either both S, 1R 1S and 1S 1R, right? तो 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। यहाँ पे हमने 4 कॉन्फ़िगरेशन बना रखे हैं इधर, राइट? अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या मिरर इमेजेस है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन होगा? मिरर इमेज मींस enantiomer। थर्ड एंड फोर्थ भी आपके मिरर इमेजेस है, तो थर्ड एंड फोर्थ भी enantiomer होंगे। बट अगर फर्स्ट एंड थर्ड की बात किया जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा? अगर फर्स्ट एंड थर्ड देखें तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इधर Cl है, तो यहाँ पे Cl का तो मिरर इमेज बनता है, बट सेकंड वाले का क्या ये मिरर इमेज है? वो H जिस साइड में था उसी साइड में है, दैट इज मिरर इमेज नहीं है। तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड, अगर यहाँ पे बीच में हम लोग मिरर लगाए, मिरर रख दे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या ये फर्स्ट एंड थर्ड मिरर इमेज है? बताइए, फर्स्ट एंड थर्ड मिरर इमेज है? नो, they are not mirror images, so such type of compounds are called diastereomers. So what is relation between first and third? They are diastereomers. Similarly अगर हम सेकंड एंड फोर्थ में देखें तो सेकंड एंड फोर्थ में देखिए ओनली वन कायरल सेंटर पे आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ, दैट मींस यहाँ पे Cl लेफ्ट में था तो ये आपका राइट में चला गया। वन कायरल सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ, बट दूसरे कायरल सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है। और अगर यहाँ पे आप वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। तो सेकंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन हो जाएगा आपका? सेकंड एंड फोर्थ आर also non superimposable, neither mirror image nor superimposable, so they are also called as diastereomers, right? So if two compounds are mirror images to each other, they are enantiomer. If they are not mirror images, they are diastereomers. Simple. Now अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पर्टिकुलर कंपाउंड दिया गया है, राइट? अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड में देखें तो बताइए क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? हियर दे आर मिरर इमेजेस enantiomer, right? And what is relation between third and fourth? Third and fourth are also mirror images, so they are also enantiomer. But what is relation between first and third? फर्स्ट एंड थर्ड में देखें तो मिरर इमेज नहीं है, राइट? मिरर इमेज तो नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें डायस्टेरोमर में एक कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स होती है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ डायस्टेरोमर इज वन कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है, वन कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं है। सेकेंड कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे OH राइट था तो ये लेफ्ट हो गया। दैट मीन्स मान लिया सपोज ये R था तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला तो एज इट इज है, दैट मींस आर ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी HOH इधर था और इधर भी HOH उधर ही है, बट सेकंड वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया, दैट मींस ये RH हो गया। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए कि आपको कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से डायरेक्ट नहीं दिया होगा कंपाउंड, लाइक यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि मिरर इमेजेस है,
अगर कंपाउंड को आपका रोटेशन करके दे दिया, कंपाउंड को सपोज इस तरह से दे दिया, COH बॉटम पे रख दिया, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक नोट बता देता हूँ। सपोज आपका वन कंपाउंड है R एंड सेम कंपाउंड है बट उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया कायरल सेंटर के अलावा, S हो गया या फिर S का R हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो आर आर था टू कायरल सेंटर के लिए और ये एस एस हो गया, या फिर एस एस था और आर आर हो गया, या फिर थ्री कायरल सेंटर है तो आर 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 एस 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 हो गया, एस 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 आर 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 हो गया, केमिस्ट्री चेंज हो गया। या फिर आर एस आर है तो यहाँ पे आर का एस हो गया, एस का आर हो गया, आर का एस हो गया। दैट मीन्स कंप्लीट अगर चेंज हो रहा है, अगर कंप्लीट चेंज हो रहा है, टू कायरल है तो टू कायरल में चेंज हो गया, थ्री कायरल तो थ्री कायरल के सारे कायरल सेंटर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया। अगर सभी कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाए तो हम लोग इनाइसोमर बोलेंगे, क्योंकि मिरर इमेज में मान लिया थ्री कायरल सेंटर है तो तीनों का ही चेंज होगा ना स्टीरियोकेमिस्ट्री। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मिरर इमेज लेंगे तो अगर थ्री कायरल सेंटर तो तीनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, राइट, क्योंकि तीनों जो राइट था वो लेफ्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, जो राइट साइड में ग्रुप था वो लेफ्ट में आ जा रहा है मिरर इमेज लेते ही। तो अगर पहले आर था तो आर का मिरर इमेज एस बनता है। दैट मीन्स अगर थ्री कायरल सेंटर है तो तीनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी इनाइसोमर में। अब यहाँ पे देखिए, सपोज मान लिया आर का आर ही रहा या फिर एस का एस ही रहा, दो कंपाउंड में रिलेशन है, या फिर आर आर का आर आर ही रहा, या फिर एस एस का एस एस ही रहा, या फिर आर एस आर है और आर एस आर ही रहा, कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुआ, तो फिर रिलेशन क्या बोलेंगे हम लोग? तो हम लोग बोलेंगे दे आर आइडेंटिकल बोलेंगे, राइट। सेम नहीं बोलते, आइडेंटिकल बोलते हैं, टर्म है, राइट। अब बात तो एक ही है बट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, राइट। थर्ड अगर हम देखें, सपोज मान लिया आपके टू कायरल सेंटर है और उसमें से एक कोई चेंज हो गया, एक चेंज हो गया दूसरा चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों चेंज हो गए, अगर दोनों चेंज हो गए तो इनाइसोमर बोलेंगे। अगर टू कायरल सेंटर उसमें से एक चेंज हो गया दूसरा चेंज नहीं हुआ तो हम लोग इसको डाइस्टेरोमर बोलेंगे, तो हम इसको डाइस्टेरोमर बोलेंगे। या फिर अगर ऐसा हो आर 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 हो, इसमें से कोई एक चेंज हो जाए, आर एस एस हो गया या दो चेंज हो जाए, तीनों चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कम तीनों ही चेंज हो गए, तीनों आर का तीनों एस हो गया तो फिर इनाइसोमर हो जाएगा। अगर ओनली वन चेंज हुआ या टू चेंज हुआ तो फिर डाइस्टेरोमर बोलेंगे। तो ये सब आपके डाइस्टेरोमर है। आर एस आर हो गया, सो इट इज डाइस्टेरोमर, राइट। या फिर इस तरह से आप देख लीजिए, सपोज आपका एस 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 था, इसमें से एक कोई चेंज हो गया, एस एस आर हो गया, तो ये तो भी आपका डाइस्टेरोमर हो। या फिर आपका एस एस था उसमें से एक चेंज हो गया, आर दूसरा एज इट इज रहा तो डाइस्टेरोमर बनेगा, बिकॉज मिरर इमेज में सारी आपकी कायरल सेंटर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। जो लेफ्ट था वो राइट में चला जाता है मिरर इमेज लेते ही, और जो राइट होता है वो लेफ्ट चला जाता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, क्लियर है? ओके, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर कल जो आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन बता सकते हो? हाँ, उसको बिल्कुल बताएंगे सोल्यूशन, बिल्कुल सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो इसको कर लेते, इसके बाद बता दूंगा मैं, ठीक है। See, so
which is not the pair of enantiomer. This is question, okay? Which is not the pair of enantiomer? Can you tell me? Which is not the pair of enantiomer? तो फर्स्ट तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है मिरर इमेज है, राइट? तो फर्स्ट तो आपका enantiomer होगा. सेकंड में क्या होगा बताइए? सॉरी, सी कैसा होगा आपका? अब यहाँ पे सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे इधर आपका इथाइल है और यहाँ मिथाइल है. इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? सी को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, सी को आप डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इधर आपका इथाइल है, इधर आपका मिथाइल है. तो पहले दोनों को एज इट इज लेके आना पड़ेगा. दैट मींस इधर अगर इथाइल नीचे है तो यहाँ पे भी इथाइल को नीचे लाना पड़ेगा. बट ऐसा करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, कि एक ही आपको 180 डिग्री रोटेशन नहीं करना है. अगर ओनली वन किया, जैसे मान लिया इस कंपाउंड में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा. 2 180 डिग्री रोटेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा डायरेक्ट तो देख नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मिरर इमेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे CH3 इधर इथाइल है. तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो हमने इन दोनों को इस तरह से रोटेट किया, इन दोनों को 180 डिग्री रोटेट कर दिया और यहाँ पे BRH को 180 डिग्री रोटेट कर दिया. ये क्या बन जाएगा आपका? CH3 C2H5 और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, राइट? अच्छा, अगर आपने एक ही 180 डिग्री रोटेशन किया होता तो क्या होता? हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इवन करना होता है? क्योंकि सपोज मान लिया इसका स्टोइकोकेमिस्ट्री R था, अगर आपने 2 180 डिग्री रोटेशन किया है तो फिर R ही रहेगा, मींस आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा. अगर आपने एक ही 180 डिग्री रोटेशन किया होता, ऑड 180 डिग्री रोटेशन किया होता, तो R का S बन जाता. तो क्या हम पता लगा पाते कि क्या रिलेशन है? हमें कंपाउंड तो सेम ही रखना है ना. अगर आपने स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज कर दिया फिर तो कंपाउंड ही चेंज हो गया. इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको इवन 180 डिग्री रोटेशन करना है. क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपने ऑड कर दिया तो फिर R का S बन जाएगा, फिर तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या रिलेशन है. 1 मिनट. हाँ बिल्कुल, RS से भी बता सकते हैं. बिल्कुल आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, RS से भी बता सकते हैं. बिल्कुल सही बोला आपने. या फिर हम लोग अगर आपको मिरर इमेज देखना है तो अभी यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखो अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा बोला कि सर मुझे मिरर इमेज से समझा दीजिए, तो मिरर इमेज से कैसे देखेंगे? तो मिरर इमेज देखने के लिए ये इथाइल अगर नीचे है तो इथाइल नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला. या फिर आप RS निकाल लो तो भी अच्छी बात है, RS निकाल के कर लो आप, ठीक है. अगर मिरर इमेज देखना है तो पोजीशन सेम होना चाहिए, लाइक यहाँ पे इथाइल नीचे तो इधर भी नीचे होना चाहिए, तभी आप मिरर इमेज से रिलेट कर सकते हो. नहीं, मिरर हम लोग साइड में ही रखते हैं, वर्टिकल रखा जाता है, ठीक है. मिरर आप साइड में ही रखेंगे, मिरर को साइड में रख के आप हमेशा एज्यूम करेंगे, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? अभी आपका मिरर इमेज बन रहा है H and H, Br Br, CH3 CH3. That means these are mirror image, so these are also enantiomer. ये तो आपका फर्स्ट हो गया, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. या फिर आप ऐसा कीजिए जैसा अभी आपने बताया कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक कर लेते हैं. दिस इज 1, ये आपका 2 हो गया, दिस इज 3 एंड ये आपका 4 हो गया. 1 2 3, ये कैसा हो गया आपका? S, फोर्थ प्रायोरिटी इधर R हो गया, ये R है. और ये क्या आ रहा है आपका? इसमें आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 राइट, R S हो गया ये आपका, ठीक है. ये आपका क्या हो गया? S हो गया. So R and S, R का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया, दैट मींस दीज आर इनैनियोमर. अगर R का R ही रहता तो क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिकल बोलते हैं, राइट. तो फिर हम लोग आइडेंटिकल बोलते हैं. अब इसी तरह से B में आप देखिए, B में क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो फिशर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? देखिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको? इसको तो एज इट इज लिखेंगे COH OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन को इस साइड लेके गया जैसा मैंने आपको बताया था CH3, और यहाँ पे क्या कर देंगे? COH OH, जो इन द प्लेन है उसको एज इट इज लिखना है, जो अबव द प्लेन है उसको इस साइड में लेके आना है, अबव द प्लेन को इन द प्लेन लेके आना है और स्टिक करना है. यहाँ पे H इधर आ जाएगा और OH आपका CH3 इधर आना है, राइट. अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो ये डायरेक्टली मिरर इमेज दिख रहा है आपको, राइट. सो दीज आर आल्सो इनैनियोमर.
अब आप डी में देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर तो डी आएगा, क्योंकि नॉट बोला था तो 3 इनोइसोमर हो गया, तो दैट मीन्स डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार डी का फिशर बना के आप देख सकते हैं, डी का फिशर बना के देख सकते हैं। तो डी का फिशर बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपका, CHO एंड OH, यहाँ पे H आ जाएगा, इधर CH2OH आ जाएगा, CH2OH OH, और यहाँ पे H आपका इधर चला जाएगा। हाँ बताइए सर उसमें जो अबाव और जो बिलो एटम है दोनों में सेम ही है, तो फिर अलग कैसे आएगा? कहाँ पे सेम है, कौन से ऑप्शन में? सर वो सेकंड ऑप्शन में CH3 दोनों में बिलो है और H दोनों में ऊपर ही है, तो दोनों तो सेम ही इधर आएंगे ना, तो मिरर इमेजेस कैसे बनेंगे? अच्छा इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे नहीं नहीं, ये आपका चेंज हो गया ना, इसका ये डायरेक्शन चेंज कर दिया ना इसको। आप ऐसे मत देखो, इस तरह से देखने पे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बोला इसका फिशर बनाओ आप, ठीक है। इस तरह से आपको, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ना हमने, तो सबसे पहले तो बी को हमने फिशर बनाया, तो फिशर बनाने से ही आपको क्लियरली पता चलेगा। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसका पहले फिशर बना लीजिए, फिशर बनाने से ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखिए डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो अभी आपको क्लियर मिरर इमेज नहीं दिख रहा, राइट। तो इसको क्लियर करेक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है हमें, मेन चेन को आपको क्या करना है, या फिर इससे अच्छा तरीका है आप RS निकाल लीजिए। RS निकाल के देख लेते हैं, 1 एंड ये आपका 2 हो जाएगा, इधर 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 S, और ये आपका R हो गया, ठीक है। और इधर देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, 2 दिस इज 3 4, सो 1 2 3 ये आपका R हो गया, राइट। दैट मीन्स क्या रिलेशन है इन दोनों में, डी ऑप्शन आइडेंटिकल है, डी ऑप्शन आइडेंटिकल है, R का R आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिकल है। क्लियर? तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज इनोइसोमर एंड विच इज नॉट इनोइसोमर। क्लियर? तो डायरेक्ट आप नहीं पता लगा सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस तरह से फिशर बनाना है, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या रिलेशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। Okay, next question is what is relationship between first and second? All of you. What is relationship between first and second? Right one. तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस तरह से देखने पर नहीं पता चलेगा, क्या आप डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका मिरर इमेज है या नहीं, क्योंकि BR इधर है, यहाँ पे BR इधर आ रहा है, तो क्या डायरेक्ट मिरर रख के आप पता लगा सकते हैं कि मिरर इमेज है या नहीं? नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप मतलब मिरर इमेज रख के तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर BR मिरर इमेज इज और नॉट, बिकॉज ये बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे BR अप साइड में, इधर BR लेफ्ट साइड में, तो डायरेक्ट मिरर इमेज रिलेशन नहीं पता पाएंगे आप। तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर मैंने आपको जो डिफरेंट टूल बताया था उसको यूज करना है कि अगर R का RS हो गया तो डाइस्टेरोमर है, अगर R का कंप्लीट SS हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, इफ R का SS तो इनैंशोमर, अगर R का एक ही चेंज हुआ तो डाइस्टेरोमर, अगर R का कोई भी चेंज नहीं हुआ तो आइडेंटिकल।
ठीक, तो ये टूल आपको यूज करना है। तो RS लिखना आना चाहिए, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर दोनों चेंज हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री तो एनाइसोमर, अगर एक चेंज हुआ तो डाइस्टोमर, अगर दोनों चेंज नहीं हुआ तो फिर आइडेंटिकल। हेलो, हाँ बताइए, सॉल्व कर लिया आपने। अब देखिए इसको किस तरह। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? ओके, सो सी यहाँ पे आपके 2 कायरल सेंटर्स हैं। हम लोग दोनों कायरल सेंटर का नेमिंग कर लेते हैं। आयोडीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1, देन ये आपका 2 हो जाएगा, दिस इज 3 और ये आपका 4 हो गया। सो ये क्या आ रहा है आपका टॉप साइड R, राइट, एंड बॉटम साइड कायरल सेंटर क्या आ रहा है आपका? दिस इज 1 2 3, नो 2 इधर आएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो R, दोनों ही R आ रहे हैं, राइट। सभी का ऐसा ही आ रहा है सर हाँ, बोथ आर। ब्लू वाले में फ्लोरीन 2 रहेगा ना, क्योंकि थर्ड पे क्लोरीन कार्बन है ना। हाँ इधर कार्बन हो गया, राइट राइट। यहाँ पे दिस इज 2 नंबर, करेक्ट। ये आपका 2 नंबर हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, दिस इज 4। सो 1 2 3 S, फोर्थ प्रायोरिटी इधर, तो भी आपका R ही आ रहा है, ठीक है। सर आपने उल्टा लिखा, फ्लोरीन 2 रहेगा और कार्बन 3 रहेगा। अच्छा, दिस इज 2 और ये आपका 3 हो गया। सो 1 2 3 R एंड दिस इज S हो गया, ओके फाइन। सो ये आपका S हो गया। सो S एंड R आ रहा है। इधर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन फर्स्ट नंबर, क्लोरीन सेकंड नंबर, कार्बन फ्लोरीन थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर। सो 1 2 3, दिस इज R 1 नंबर एंड देन उसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 3 S, फोर्थ प्रायोरिटी इधर है आपका R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस आर का आर आर हो गया, दैट मीन्स एक ही कायरल सेंटर चेंज हो रहा है, राइट। सो एक ही कायरल सेंटर आपका चेंज हो रहा है। दूसरा एज इट इज है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? सर दिस इज डाइस्टीरियोमर। अगर दोनों चेंज हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इनाइशन, और दोनों चेंज नहीं होते तो आइडेंटिकल बोलते हैं। सर हाँ बताइए। सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसका डी ऑप्शन आप मिरर से बता सकते हैं? डी ऑप्शन मिरर से नहीं, मिरर इमेज तो ये नहीं बनेगा ना। डी ऑप्शन में डायरेक्ट मिरर इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसको क्या किया है, रोटेट करके लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट मिरर इमेज उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है आप RS निकाल के कीजिए, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे CHO अप साइड में, इधर CHO राइट साइड में, तो मिरर इमेज तो नहीं बता सकते। अगर इधर अप साइड में होता, यहाँ भी अप साइड में होता, तो मिरर इमेज निकाल लेते। तो अगर मिरर इमेज डायरेक्ट बन रहा है तो ठीक है, अगर मिरर इमेज नहीं बन रहा है तो फिर आप RS की हेल्प से निकालेंगे। सर हम उसे फिर रोटेट करके नहीं कर सकते, जैसे ट्वाइस ऑफ 180 बिल्कुल डिग्री? कर सकते हैं, रोटेट करके कर सकते हैं। देखो आप रोटेट करके कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इधर H आपको किधर लाना है, यहाँ पे जो H है उसको राइट साइड में लाना है। तो सबसे पहले तो CHO को इधर ले जाएंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे कर दीजिए, आप एक्सचेंज कर देते हैं। इसमें कोई हाँ, ये वाला ग्रुप आपका फिक्स कर दीजिए। देखिए इसको फिक्स कर देते हैं हम लोग, और इन तीनों को रोटेट कर देते हैं। ऐसा बताया तो मैंने,
इन तीनों को रोटेट कर देते हैं। यस सर। थर्ड को फिक्स करके इन तीनों को रोटेट कर देंगे, तो क्या एज इट इज आएगा, वो एच इधर ही रहेगा, इधर CHO हो गया, इधर CH2OH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, H आ गया, एज इट इज सेम बन गया या नहीं। तो इसका मतलब Yes, क्या yes. रिलेशन है, आइडेंटिकल है, दैट मींस आइडेंटिकल है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते RS से, तो ऐसा भी कर सकते हैं, वन ग्रुप को फिक्स करके और अदर 3 को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। Yes sir. हाँ, इसमें 2 टाइप के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का मतलब ये है, लाइक अगर आपका जो GI है, GI एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के अंदर आते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमर के अंदर जो CC बॉन्ड रोटेशन होता है वो आता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कन्फर्मेशनल। ठीक है, पेज 1 आप रेफर कीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ही GI और ऑप्टिकल आता है, और कन्फर्मेशनल के अंदर आता है रोटेशन वाला, जो CC रोटेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। वॉइस आ रहा है आप सभी को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेसो कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज मेसो कंपाउंड। सो मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसमें कायरल सेंटर तो है बट उसके बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो मेसो कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं मेसो कंपाउंड, whose at least one diastereomer is optically active। ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिए। Mirror images of meso compound is superimposable over each other and non-resolving. Molecule contain chiral center and symmetry but optically inactive. So meso compound आप कब बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल में chiral center है और chiral center होने के बाद भी अगर आपका optically inactive है because of symmetry, such type of compounds are called meso compound. Like अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, थर्ड कंपाउंड में chiral center है। How many chiral centers are there? There are 2 chiral centers. There are 2 chiral centers in the compound. Now the question is, क्या अगर किसी कंपाउंड में chiral center होगा, is it necessary that it will be always optically active? Answer is no, not necessary. कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें chiral center होते हैं, उसके बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बट ये बात तो जरूर है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ओनली 1 chiral center है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ओनली 1 chiral center है, तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर किसी कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 chiral center है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखें इस केस में, तो इस कंपाउंड के अंदर 2 chiral center है, और इस कंपाउंड के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिख रहा है आपको, कंपाउंड बीच से अगर आप इस तरह से कट करें, वर्टिकल मिरर रख दे, तो क्या अप साइड का डाउन साइड में मिरर इमेज बन रहा है, दैट मींस इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब सपोज हाफ पार्ट आपका, ये जो आपका एवर पार्ट है, ये आपका +30 रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट पे, +30 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट को, -30 कर देगा। तो ओवरऑल रोटेशन कितना होगा इस पूरे कंपाउंड का, 0 डिग्री होगा। दैट मींस ये कैसा हो जाएगा, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दैट मींस अगर किसी कंपाउंड के अंदर chiral सेंटर है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है
क्यों ऑप्टिकली एक्टिव हो। अगर कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, स्टिल इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कायरल सेंटर होने के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो भी हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब अगर किसी हम लोग कंपाउंड को जिसमें कायरल सेंटर है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे कंपाउंड को मेसो कंपाउंड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। कायरल सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, such type of compounds are called meso compound, and meso compounds are optically inactive due to internal compensation of plane polarized light. इंटरनल कंपेंसेशन बोल रहे हैं। रैशनिक पिक्चर में हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था रैशनिक पिक्चर क्या होते हैं, 1 मोल R का ले लिया, 1 मोल S का ले लिया, तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं, उसके साथ ही 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेम इक्वल एंगल पे लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल 0 हो गया। मींस फॉर एवरी मॉलिक्यूल देयर इज 1 मोर मॉलिक्यूल जो उसको अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, इसलिए 0 हो जाता है। तो एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बट मेसो कंपाउंड में क्या बाहर से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है? नहीं, इस कंपाउंड के अंदर ही एक ऐसा पार्ट है जो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है। दैट मींस इसी कंपाउंड का हाफ पार्ट +30 रोटेट कर रहा है और अदर हाफ पार्ट -30 रोटेट कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाफ पार्ट +30 कर रहा है और अदर हाफ पार्ट -30 कर रहा है। इंटरनली आपका ओवरऑल रोटेशन 0 हो जा रहा है। Now, अगर हमने अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का हमने मिरर इमेज लिया तो उसको एनाइसोमर बोलते हैं। बट अगर किसी मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज लिया तो उसको क्या बोलेंगे? अगर किसी मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज लिया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेसोमर नहीं होता, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। अगर किसी मेसो कंपाउंड का हमने मिरर इमेज ले लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स सी, अगर हम लोग यहाँ पे इसका RS निकालें तो RS क्या होगा? इस कंपाउंड का RS अगर निकालें तो दिस इज फर्स्ट, ये बॉटम साइड सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, राइट? तो 1 2 3 R, ये आपका S हो गया। अप साइड आपका जो कायरल सेंटर है वो S है, तो डेफिनेटली जो बॉटम साइड है मिरर इमेज है तो ये R होगा, राइट? अब इस साइड का मिरर इमेज ये है, तो इसका कायरल सेंटर का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा बताइए? OH इधर राइट था, इधर लेफ्ट हो गया, R हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? R का S हो गया ना। देखिए इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रहा है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। अदर स्टूडेंट्स को आ रही है वॉइस? हाँ सर। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या इन दोनों को मिरर इमेज बोलेंगे? क्या इन दोनों को एनाइसोमर बोलेंगे? क्या इन दोनों को एनाइसोमर बोलेंगे? अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर हम लोग उसके मिरर इमेज को एनाइसोमर बोलते हैं। बट अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसके जो आपका मिरर इमेज होगा उसको हम लोग एनाइसोमर नहीं बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे S का R हो रहा है और R का S हो रहा है, तो फिर एनाइसोमर क्यों नहीं बोल रहे आप? क्योंकि इस कंपाउंड को आप क्या लिखेंगे? इस फर्स्ट कंपाउंड का। अब देखिए यहाँ पे IUPAC का रूल है, IUPAC का रूल ये है कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो हम लोग पहले R लिखते हैं उसके बाद S लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? आई थिंक ओके, अभी थोड़ा लैग हो गया था, ठीक है। पहले R लिखेंगे देन S लिखेंगे, तो मींस इस कंपाउंड का आप नेमिंग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। IUPAC में नेमिंग क्या लिखेंगे आप? कंपाउंड का नेमिंग क्या लिखेंगे? तो आप इस कंपाउंड का नेमिंग लिखेंगे 2R, पहले R लिखते हैं देन उसके बाद S लिखते हैं। कंपाउंड सिमेट्रिकल, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, OH दोनों साइड OH है तो किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं।
बताइए IUPAC में क्या ऐसा जरूरी है कि टॉप टू बॉटम ही नेमिंग करें? जब दोनों साइड में OH आ रहा है, इधर भी 2 नंबर पे OH आ रहा है ऊपर से भी, और बॉटम से नेमिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे OH आएगा। तो फिर हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले R लिखते हैं देन S लिखते हैं। तो नंबरिंग किधर से करना चाहिए, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम? बॉटम टू टॉप लिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2R 3R 2R 3S, देन उसके बाद लिखेंगे आप ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, राइट। अगर आप सेकेंड का फोर्थ कंपाउंड की नेमिंग करें तो आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, टॉप टू बॉटम भी नेमिंग कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपने टॉप टू बॉटम नेमिंग किया 1 2 3 4, तो क्या OH को कोई प्रेफरेंस में यहाँ पे OH के लोकेंट क्या है 2,3, और इधर भी OH के लोकेंट क्या थे 2,3, तो क्या आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया है? अगर आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम नेमिंग कर रहे हैं तो क्या आपने कोई मिस्टेक किया यहाँ पे? नहीं, क्योंकि लोकेंट तो सेम ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब पहले R को लिखा जाता है तो इसका मतलब इसका नेमिंग क्या लिखेंगे आप बताइए, इसका मतलब टॉप टू बॉटम करना होगा। तो इसका नेमिंग भी क्या है 2R 3S ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इसका मतलब क्या रिलेशन है, अगर कोई मेजो कंपाउंड है और उसका अगर हमने मिरर इमेज बनाया है तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। यस, तो हर कंपाउंड का मिरर इमेज इनैंशियोमर होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? हर कंपाउंड का मिरर इमेज इनैंशियोमर नहीं होता है, इट इज फॉल्स, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका मेजो कंपाउंड है तो मेजो कंपाउंड का अगर आपने मिरर इमेज लिया तो वो आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये दोनों आइडेंटिकल है। सी द नेमिंग इज बोथ आर सेम। इधर भी 2R 3S ब्यूटेन 2 है, इधर भी 2R 3S ब्यूटेन 2, सो दीस टू आर आइडेंटिकल, दीस टू आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ mirror images of meso compounds are identical. Mirror images of meso compounds are identical. अब देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट थिंग्स है। लाइक सपोज हमने इस तरह से किया OH OH H H CH3 CH3 और इस कंपाउंड का मिरर इमेज लिया। तो इन दोनों को हमने क्या किया, आइडेंटिकल बोला। बट अगर इस तरह से आपका इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा बताइए। तो इसमें आपका कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, बेसिकली हमने आइडेंटिकल इसलिए बोला क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा था। मॉलिक्यूल के अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाफ पार्ट दूसरे का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो उसको हम लोग उसके मिरर इमेज को आइडेंटिकल बोल देते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी प्रूव कर दिया कि नेमिंग सेम आ रही थी तो आइडेंटिकल बोलना ही है। अब यहाँ पे हमने इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों मिरर इमेज है तो इनैंशियोमर बोलना चाहिए, इनैंशियोमर बोलना चाहिए। और इनैंशियोमर अगर आप बोल रहे हैं दैट मींस नेमिंग अलग अलग आना चाहिए। मिरर इमेज है, इसमें कोई आपका क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है बीच से, इधर मिथाइल और इधर इथाइल, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब इसको इनैंशियोमर क्यों बोल रहे हैं, क्या इसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते हैं, एक बार चेक करते हैं।
अगर इसकी हम लोग नेमिंग करें तो 1 इधर आपका 2 हो गया, इधर 3 4 हो गया, 1 2 3 आर, यहाँ पे आपका एस हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, बॉटम साइड 1 एंड ये आपका 2 हो जाएगा, दिस इज 3 और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका आर है, राइट। इधर आप देखते हैं इसकी नेमिंग क्या होगी। हाँ, अब इसकी नेमिंग लिख लेते हैं। बताइए यहाँ पे नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? लोकेंट देखना है आपको, OH नियरेस्ट आना चाहिए। तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप, तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? यहाँ पे तो जरूरी है कि टॉप टू बॉटम ही करना पड़ेगा, अदरवाइज OH को थर्ड नंबरिंग मिल जाएगा। तो टॉप टू बॉटम ही करना पड़ेगा यहाँ पे नंबरिंग, 1 2 3 और ये आपका 4 5, टोटल 5 कार्बन है, राइट। सो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2s 3r, 2s 3r एंड दिस इज पेंटेन 2 3 डाइऑन, 2s 3r पेंटेन 2 3 डाइऑन। अगर इसका भी नेमिंग सेम आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया, तो मैं आइडेंटिकल बोलूंगा। जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेमिंग किया था, सेम आ रहा तो आइडेंटिकल बोला था। एक बार देखते हैं, अगर नेमिंग सेम आ रहा है तो आइडेंटिकल बोलूंगा, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4, 1 2 3, ये आपका आर हो गया, 1 2 3 4, ये आपका एस हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या नेमिंग हो जाएगा बताइए। अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जब IUPAC की नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो टॉप से ही करना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि OH नजदीक आना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल, OH को लोकेंट कम मिलना चाहिए, तो टॉप टू बॉटम नंबरिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेमिंग क्या सेम आ रहा है, क्या सेम नेमिंग आ रहा है, 2r 3s पेंटेन 2 3 डाइऑन। यहाँ पे सेम नेमिंग नहीं आ रहा है, इसलिए इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा, ये आइडेंटिकल नहीं है, इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, इनआइसोमर्स। ऊपर वाले में आइडेंटिकल इसलिए आ रहा था क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो चाहे ऊपर से नंबरिंग करे या फिर नीचे से नंबरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप टू बॉटम करे या बॉटम टू टॉप नंबरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो लोकेंट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो एक ही साइड में नंबरिंग करना पड़ेगा, इसलिए आपके डिफरेंट आ रहे हैं। सो मेजो कंपाउंड्स के मिरर इमेजेस आइडेंटिकल होते हैं, बट अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मिरर इमेज आएगा तो आपका इनआइसोमर हो जाएगा। क्लियर है बात, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, ओके, ठीक है। तो आज के लिए, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स का पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, क्योंकि अभी पेटीएम भी है। सर पेरेंट टीचर मीटिंग में आप रहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, कौन बोल रहे हैं आप? मैं यजुर हूँ। हेलो सर। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बताइए। सर मेरे को एक में EAN कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपने सेंड किया था ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक बार बताया था मैंने। सर उसमें मेरे को एक 1 में गड़बड़ी हो रही है, एक एक्स्ट्रा 1 कहाँ से आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। वो मैं सेंड कर दूंगा आपको सोल्यूशन, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसमें कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया था। 8 ग्राम ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 60 डिग्री इज मिक्स्ड विद 4 ग्राम ऑफ इट्स इनआइसोमर। तो 4 ग्राम सपोज S है और 8 ग्राम आपका R है, तो 4 ग्राम को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, OP निकालना है आपको। OP कितना हो जाएगा आपका, 8 - 4 अपॉन 8 + 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए टोटल आपका कितना, टोटल कितना वेट है, 8 + 4 12 ग्राम एंड 4 ग्राम S 4 ग्राम R को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रिमेनिंग आपका R बचेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 नहीं करना, अगर OP बोला है तो ये 0.33 हो जाएगा, राइट।
एंड परसेंट ओपी अगर आपसे पूछा है तो 33% में आएगा, 33.3% में आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका क्वेश्चन अनीस, बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। मोल्स कैसे निकाल पाओगे आप जब इसमें मॉलिक्यूलर मास तो नहीं दिया हुआ ना, तो मोल्स कैसे निकालोगे आप? सर तो इसमें मॉलिक्यूलर मास तो होगा तो सेम ही, तो मतलब 50% ही बचेगा ना लास्ट में। कहाँ पे? नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर आपको वेट दिया हो ना, तो वेट को डायरेक्टली हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि कंपाउंड सेम ही है, तो इक्वल वेट के न्यूट्रलाइज करेंगे। लाइक 4 ग्राम एस 4 ग्राम आर को न्यूट्रलाइज करेगा, आप डायरेक्ट वेट से रिलेट कर सकते हो। 4 ग्राम, हाँ 4 ग्राम आर 4 ग्राम एस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब भी आपको इस तरह से वेट के रेस्पेक्ट में दिया तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट आपको बोला स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। तो ओवरऑल जो आपका कंपाउंड है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेट वाले प्रॉब्लम जो है उसको डायरेक्टली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड टू फाइंड मोल्स। अगर वेट वाले कोई फॉर्मूला है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए आप, वेट वाले कोई भी क्वेश्चन में मोल निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। और अगर आपको पूछा है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? प्योर का आपका कितना है? और प्लस 60 डिग्री है, तो 33% ऑफ 60 डिग्री, 33% ऑफ 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है अनीस? तो प्योर का 60 डिग्री है, यस सर। तो उसका आप 33% ले लीजिए, तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि 33% ही प्योर है, और जो आपका प्योर है वही डिसाइड करेगा कि एंगल कितना होगा। तो जो आपका रेसिक मिक्सचर बन चुका है वो तो आपका इनएक्टिव हो चुका है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग ऑप्टिकल प्योरिटी है, जो प्योर आपका इनइसोमर वही डिसाइड करेगा कि एंगल कितना होगा। क्लियर? यस सर। ओनली पीओएस। मेजो कंपाउंड होने के लिए कायरल सेंटर भी होना चाहिए एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए, बोथ इज नेसेसरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट नेसेसरी। बात समझ में आ रहा है आर्नो? ठीक है, ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नेसेसरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस कायरल सेंटर भी होना चाहिए। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो उसको हम लोग मेजो कंपाउंड नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल दिए आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे मेजो कंपाउंड्स के।